हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। क्लास 11th फिजिक्स में दो बुक हैं। फर्स्ट बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड बुक का सबसे पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम कवर कर लें। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, हम प्रैक्टिकली इसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो देखो, जब भी किसी मटेरियल की हमें प्रॉपर्टी पता होगी तभी ही जाके हम उसका यूज देख सकते हैं। अगर हमें पता है कि पानी आग बुझाने के काम में आता है तो हमें अगर उसकी प्रॉपर्टी पता है तभी हम उसको आग बुझाने के यूज में ले सकते हैं। सिमिलरली हमें पता है जो माचिस है वो आग जलाने के काम में आती है। तो जैसे जैसे हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है वैसे वैसे उनका यूटिलाइजेशन डिसाइड होता है। तो आज के चैप्टर में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिर अगर हमें सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पता चल गई तो फिर अकॉर्डिंगली हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे कि जितनी भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उन कंस्ट्रक्शंस में मटेरियल्स का यूज किया जाता है। तो कौन सा मटेरियल कहाँ यूटिलाइज होगा, किस शेप में होगा, कितनी क्वांटिटी में होगा, ये सब तभी डिसाइड होगा जब हमें उनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो। तो जब हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तो हम उनके मल्टीपल यूजेस यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या काम में आएंगे। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि जितनी भी स्प्रिंग्स या शॉक एब्जॉर्बर्स बनते हैं उसमें हम इनका यूज करेंगे। दूसरा, जितनी भी बिल्डिंग्स या फिर ब्रिजेस बना रहे हैं वहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का यूज किया जाता है। क्योंकि आप देखो, जब कोई ब्रिज बन रहा है तो ब्रिज के ऊपर से बहुत सारे भारी भारी व्हीकल्स जाएंगे। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि जब इतना लोड उस ब्रिज के ऊपर से जाए तो उसके अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशंस नहीं आए, वो बीच में से टूटे नहीं, और जैसे ही वो लोड वहां से हटे वो वापस अपनी शेप को रीगेन कर ले। इसके अलावा उसको वो मजबूती प्रदान करने के लिए हमें किस शेप की बीम्स का यूज करना है, किस शेप के खंबे बनाने हैं, ये सारी चीजें भी हमें इन प्रॉपर्टीज को पढ़ के ही पता चलता है। देन वी हैव रिटन द मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक, कार बॉडी मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी वायर्स या केबल्स बनते हैं तो कौन से वायर का डक्टाइल प्रॉपर्टी ज्यादा है तो हम उसको वायर बनाने में यूज लेंगे। अगर किसी मटेरियल की डक्टिलिटी है ही नहीं तो हम उसका वायर बना नहीं सकते हैं। तो कौन मटेरियल डक्टाइल है, कौन ब्रिटल है, कौन इलास्टोमर है, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ते हैं कि उसको कैसे पता किया जाता है कि मटेरियल डक्टाइल है, ब्रिटल है या इलास्टोमर है। देन वी हैव रिटन कटिंग टूल्स एंड ड्रिलिंग बिट्स। तो जितने भी ये टूल्स बनते हैं, जैसे वी ऑल नो दैट जो डायमंड होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो हार्ड है तो हम उसको कट, कोई बहुत ही चीजें जिनको हमें कट करना है तो कटर के रूप में डायमंड कटर का यूज कर सकते हैं। ड्रिलिंग करने के लिए हम वहां पे यूज किया जा सकता है, बट उसकी रोप्स नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो ब्रिटल है, वो टूट जाएगा तुरंत ही। देन फ्लोरिंग मटेरियल, फ्लोरिंग मटेरियल में हम यूज करते हैं टाइल्स का, क्वार्ट्ज का, ग्रेनाइट का। तो आखिर इन तीनों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों ये फ्लोर बनाने के काम में लिए जाते हैं। भाई अगर हम ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं, टाइल्स यूज कर रहे हैं तो कुछ तो प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से हम उनका फ्लोरिंग मटेरियल में यूज कर रहे हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन बुलेट प्रूफ मटीरियल्स, हेलमेट एंड प्रोटेक्टिव गियर्स बनाने में, एयरक्राफ्ट एंड शिप बॉडीज, कंस्ट्रक्शन में जो स्टील का यूज किया जाता है कि हम स्टील क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उस पर रस्ट नहीं लग रहा है, वो बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है। इवन जो रबर है उससे भी ज्यादा इलास्टिक स्टील होती है। तो अगर स्टील में कोई डिफॉर्मेशन भी आता है बहुत ज्यादा लोड अप्लाई होने पे, तो ऑन द रिमूवल ऑफ लोड वो जो स्टील है वापस अपनी शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। तो इसलिए स्टील को प्रेफर किया जाता है जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें। देन क्रेन एंड लिफ्ट्स बनाने में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। अब जैसे क्रेन बनानी है तो क्रेन बनाते टाइम हमें पता है वहां पे एक रोप का यूज किया जाता है। तो वो रोप का कितना डायमीटर होगा, किस मटेरियल की बनी हुई होगी, क्या हम बहुत सारे थिन फाइबर्स लेंगे या सिंगल रोड बनाएंगे, ये सब डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पे। तो जब हमें प्रॉपर्टीज पता होती है तो हम अकॉर्डिंगली उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।
इसके अलावा स्पोर्ट्स के जितने भी गियर्स बनते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं, वहां पे हम इन प्रॉपर्टीज का यूटिलाइजेशन करेंगे. सो दीज आर सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से कि आखिर इसमें हमें किन किन चीजों को पढ़ना है. देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है जिसे हमें बात करनी है, दैट इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में उसका जो शेप और साइज है वो चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही हमने वो फोर्स को रिमूव किया उसने वापस अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लिया. तो हम इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं. आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक स्प्रिंग है हमारे पास में. अब स्प्रिंग को मैंने ऐसे पकड़ के नीचे खींचा, जब मैंने नीचे खींचा तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो मतलब उसके साइज में चेंज आया. लेकिन जैसे ही मैं उस स्प्रिंग को वापस यहाँ से फोर्स हटाऊंगी, वो अपनी साइज को फिर से रीगेन कर लेगी, वो जैसे पहले वाली शेप में थी वैसे ही आ जाएगी. तो दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज द इलास्टिसिटी. डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे? The property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when applied force is removed is known as elasticity. इसे हम elasticity कहते हैं. जैसे रबर है, रबर को हमने स्ट्रेच किया तो वो काफी बड़ा हो गया. अब हमने जैसे ही उस पर से अप्लाइड फोर्स को हटाया, वो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेता है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इलास्टिसिटी. तो यहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसकी वजह से एक डिफॉर्मेशन कॉज हुआ. इस डिफॉर्मेशन को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसा क्या होता है सॉलिड्स में जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है. हम सबने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स. मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी एटम से मिलकर बने हुए हैं. और जो सॉलिड्स है उनके अंदर इंटर एटॉमिक जो फोर्सेज हैं दे आर वेरी वेरी हाई. मतलब बहुत ज्यादा इंटर एटॉमिक फोर्सेज होंगे. तो अगर हम यहाँ पे ऐसा मान के चलें कि जो ये येलो हमने गोल राउंड में बना रखा है, दीज आर द एटम्स ऑफ दिस सॉलिड, और ये सब आपस में एक दूसरे से एक इंटर एटॉमिक फोर्स से कनेक्टेड है. और जो ग्रीन स्प्रिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट इज द इंटर एटॉमिक फोर्स. अब आप एक बार इमेजिन कीजिएगा, अगर मैं इस वाले एटम को इधर की तरफ खींचूं और इस एटम को इधर की तरफ खींचूं, तो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचा. अगर बीच में यहाँ पे ये स्प्रिंग्स लगी हुई हैं तो ये स्प्रिंग्स की वजह से ये डिफॉर्म हो जाएगा. लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटाऊंगी ये स्प्रिंग क्या करेगी, वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आएगी. तो ये जो जहां पे थे ये वहीं पे वापस आ जाएंगे. तो अगर हमें सॉलिड्स को समझना है तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि ये एटम्स है और इन एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो कैसे काम कर रहा है, वो एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है. तो जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये डिफॉर्म होता है, लेकिन ये जो अंदर इंटर एटॉमिक फोर्सेज हैं, ये जो अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, ये हमेशा क्या करेगी, इसको वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आना चाहेगी. और जो ये अपने वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आने की प्रॉपर्टी है, इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं. तो अब स्प्रिंग में भी एक केस होता है. स्प्रिंग में भी हमें पता है कि स्प्रिंग को एक लिमिट तक तो हम स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकती है. तो सेम केस यहाँ पे सॉलिड्स के साथ में भी होगा. एक पर्टिकुलर लिमिट तक ये वापस अपने आप को रीगेन कर लेंगे, वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे. लेकिन अगर हमने उस इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद ये डिफॉर्म हो जाते हैं, इनमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है. तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको हम देखते हैं और उनको डिफाइन करते हैं, मतलब समझते हैं उनका. जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में एक यहाँ टर्मिनोलॉजी है दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया और जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया. पहले वो जो स्प्रिंग थी उसका साइज था ये, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स लगाया उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया. तो जिस फोर्स को लगाने से उसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है, शेप एंड साइज में चेंज आ रहा है, दैट फोर्स इज नॉन एज डिफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है.
नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहता है। इवन आप देखो, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा होता है जो उसको वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता है। तो जब हम स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचेंगे तो आराम से खींच पाएंगे, और ज्यादा खींचना है तो हमें और मेहनत लगानी पड़ेगी, और खींचना है तो हमें और फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं उसके अंदर जो एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता है वो भी साथ में इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने का जो टेंडेंसी है उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया वो तुरंत ही इमीडिएटली अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा और उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन कॉज नहीं होती। तो उस केस में हम उसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोल देते हैं कि आपने डिफॉर्म किया, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज को उसने इमीडिएटली रीगेन कर लिया, एंड दैट इज नॉन एज अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? यहाँ पे एग्जांपल्स में हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं क्वार्ट्ज, एक हम लिख सकते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज। So these two are the perfectly elastic body examples। हम इन्हें nearly perfectly elastic body बोल सकते हैं, nearly perfectly elastic body, quartz and फॉस्फर ब्रॉन्ज। मतलब इनसे जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटेगा ये अपनी शेप एंड साइज को वापस रीगेन कर लेते हैं, ऑलमोस्ट रीगेन कर लेते हैं, इसलिए हम नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी लिख रहे हैं। देखो आइडियल कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट आइडियल कंडीशन अचीव करना मुश्किल होता है किसी भी केस में, तो इसलिए यहाँ पे नियरली लिखा है। देन देयर कम्स परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी से हमारा मतलब है कि हमने बहुत ही थोड़ा सा फोर्स लगाया, बिल्कुल जरा सा फोर्स लगाया, लेकिन जरा सा फोर्स लगाने में उसमें डिफॉर्मेशन कॉज हो गई, और जब हमने अब फोर्स हटा दिया तो अब वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर रहा। जैसे कि हमारे पास में मड है, पुट्टी है, या फिर गुंदा हुआ आटा है, या फिर क्ले है। जैसे बच्चे क्ले के साथ खेलते रहते हैं, तो बच्चों ने क्ले में क्या किया, ऐसे ऐसे करके उसको एक शेप दे दिया। अब शेप देने के बाद में उन्होंने अपना फोर्स हटा दिया, जैसे ही फोर्स हटाएंगे वो जिस शेप में है वो उसी में रहेगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं करेगा, ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। अब गूंदा हुआ आटा है, गूंदे हुए आटे पे आटा गूंदने के बाद में मम्मियां क्या करती हैं, ऐसे 4 उंगली बना देती हैं, तो वो जो 4 उंगलियां बनी हुई है वो 4 उंगली बनी हुई रह जाती है, वो वापस उठ के ऊपर नहीं आता, तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के? We can take the example of mud, putty, paraffin wax. So these are the examples of perfectly plastic body. Define भी कर सकते हो बहुत आराम से इनको। Deforming force which causes the deformation in the configuration of the body. Elasticity, the property by virtue of which the object tends to acquire its original configuration. Perfectly elastic body, if on the removal of deforming force the object tends to acquire the original configuration immediately and correctly, मतलब जैसा पहले था वैसा का वैसा ही शेप मिल जाए, तो perfectly elastic body. Perfectly plastic on removal of deforming force, if it does not acquire its original shape and size, then we call it perfectly plastic body. आगे चलते हैं। Next we have द स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। स्ट्रेस से हमारा क्या मतलब है? स्ट्रेस से मतलब है कि जब हम स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींच रहे हैं तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स कहा, लेकिन उस स्प्रिंग के अंदर जो एटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहते हैं, तो वो अंदर की तरफ एक ऑपोजिट साइड में रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं जो उस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आएगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है
दैट इज नॉन एज स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देखना, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में स्ट्रेस है इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स को हम F लिख लेते हैं, एरिया को हम A लिख लेते हैं, एंड दिस इज स्ट्रेस। अगर और फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम F को mg लिख सकते हैं और एरिया को पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब अगर हमने कुछ ले रखा है, अदरवाइज अगर कोई शेप एंड साइज को हम नहीं यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेस, द फोर्स पर यूनिट एरिया। डिफाइन कैसे करेंगे? The internal restoring force acting per unit area of a deformed body is known as stress. तो internal restoring force, अब हमने एक क्लास 9th में प्रेशर पढ़ा था, प्रेशर का भी कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसा ही आया था हमारे पास में। तो वहां पे क्या था, प्रेशर में हम लिखते थे थ्रस्ट अपॉन एरिया, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो उसमें भी ऊपर फोर्स था, नीचे एरिया था। तो प्रेशर और स्ट्रेस इन दोनों का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो सेम आता है, लेकिन इनकी डेफिनेशन में जो फोर्स है दैट इज डिफरेंट। वहां पे हम थ्रस्ट का यूज करते हैं प्रेशर में, और स्ट्रेस में हम रीस्टोरिंग फोर्स का यूज करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा होता है? वो इंटरनल फोर्स होता है जो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लाना चाहता है। जैसे अगर तुमने किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस किया, अगर हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो वो क्या चाहेगी, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना चाहेगी, तो वापस वो डीकंप्रेस होना चाहेगी। तो उसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो उसको वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लाना चाहता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से हमें स्ट्रेस का मैथमेटिकल फॉर्मूला मिल गया। मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो हम बहुत आराम से इसका यूनिट एंड डायमेंशंस भी लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर है, फोर्स न्यूटन है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml_t-2, और जो एरिया है उसका हो जाएगा l-2। दोनों को साथ में लिखेंगे तो दिस विल बिकम ml-1t-2। सो स्ट्रेस की डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला, SI यूनिट, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रेस के वो हमने यहाँ पे लिख दिए। हम जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो हम उसकी डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, SI यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, वेदर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्ट्रेस कैसा होता है? स्ट्रेस होता है एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कुछ कुछ चीजें हैं वो जो हमें हर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हमारे पास में यहाँ पे दो टाइप है। वन वी आर हैविंग द नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर वी आर हैविंग टेंजेंशियल, और यू कैन से द शेयरिंग स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस से, जैसा कि हमें नाम से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो अगर हमने जो फोर्स लगाया वो फोर्स कैसा है? दैट इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस। तो उस केस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा दैट विल बी नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी तीन पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट वी हैव द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस से हमारा क्या मतलब है? हमने यहाँ पे स्प्रिंग ले रखी है, ये इसका ओरिजिनल शेप है। अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाने पे इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। इफ इट्स ओरिजिनल लेंथ इज L, तो इसके अंदर यहाँ पे एक डेल्टा L का डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाने पे किसी भी बॉडी में लेंथ में इंक्रीज होता है तो उस वाले केस में हम स्ट्रेस को कैसा कहते हैं? वी कॉल इट टेंसाइल स्ट्रेस, दैट इज नॉन एज टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस, वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया रहेगा। अब दूसरा है हमारे पास में कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस अगेन नाम से हम पता कर सकते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब कंप्रेस कर रहे हैं,
अब स्ट्रेस जो भी हमारी स्प्रिंग है हम उसको कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग कंप्रेस कर सकते हैं हम, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ में कितना डिफरेंस आएगा ऑन अप्लाइंग द फोर्स, वो हमें क्या देगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस द कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्योंकि जब हम इसको नीचे पकड़ के खींच रहे हैं तो यहां पे एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है पर यूनिट एरिया, जो क्या दे रहा है, दैट इज गिविंग अस टेंसाइल स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस में ये हमारे पास में ओरिजिनल शेप है स्प्रिंग का, अगर हम इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। तो मतलब अगर ये इसकी एल लेंथ थी तो यहाँ पे डेल्टा एल का डिफरेंस आ गया हमारे पास में, डेल्टा एल लेंथ कम हो गई इसकी। ये क्या बनेगा, दिस स्ट्रेस इज गोइंग टू गिव अस द कंप्रेसिव स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो आप यहां पे लिख लीजिए इसको, कंप्रेसिव स्ट्रेस के आगे एक और वर्ड लिख लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब ये तीनों किसके पार्ट हैं, नॉर्मल स्ट्रेस के। तो मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब हाइड्रोलिक स्ट्रेस में, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में तुम ऐसे याद रखना, हाइड्रोलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर मतलब अगर किसी चीज को हम पानी के अंदर रख दें तो पानी के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर चारों तरफ से पानी का प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने से उसके ऊपर एक फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है वहां पे, दैट इज प्रेशर। तो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसकी वजह से उसके शेप एंड साइज में कुछ चेंज आ रहा है एंड दैट इज यू नो द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो हम हाइड्रोलिक को ऐसे याद रखने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब ऑब्जेक्ट को हमने वाटर में रख रखा है। इन शॉर्ट अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में रखते हैं, अब फ्लूइड में आप देखो जो भी फ्लो होने वाला होता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, तो लिक्विड और गैसेस दोनों उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर रखा है, ये हमारे पास में फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और इसका वॉल्यूम कितना था, v के बराबर। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा, मतलब प्रेशर लगेगा, और उसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और उस वॉल्यूम में चेंज कितना आया, डेल्टा v के बराबर। और यहां पे जो स्ट्रेस है दैट विल बी नोन एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो हमारे पास में तीन तरह का स्ट्रेस हम लोगों ने देखा नॉर्मल में। पहला टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब अगर हमने फोर्स लगाया, इंक्रीज इन लेंथ हुआ तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस है। अगर ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करा और डिक्रीज इन लेंथ है, इसका मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस है या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हमने किसी फ्लूइड के अंदर रख रखा है और फ्लूइड के अंदर रखने से उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, देन दैट विल बी नॉन एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब दूसरा टाइप देखो, दूसरा टाइप है हमारे पास में टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। अब इसको याद कैसे रखोगे, शियरिंग एस से स्टार्ट हो रहा है और शेप भी हमारा एस से स्टार्ट होता है। तो मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे उसकी शेप में चेंज आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट द शियरिंग स्ट्रेस। हम उसे शियरिंग स्ट्रेस कह देंगे। कैसे होता है ये, इसको भी समझते हैं। हमारे पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमने फिक्स कर रखा है, तो दिस ए बी पार्ट इज फिक्स। अब अगर हम यहाँ पे यहाँ पे कोई फोर्स लगाते हैं, अब तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे तो इसलिए हम परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग में शेप चेंज होगा। अब जब हमने इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाया तो नीचे वाला जो पार्ट है वो तो कैसा है, दैट इज फिक्स। तो हो सकता है इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो आगे की तरफ चला जाए, नीचे वाला पार्ट हमारा जहां है वैसे का वैसा ही रह जाए। तो जब ऐसा होगा तो ये किस तरीके से की शेप बन जाएगी, इसमें कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे ये लेंथ में चेंज हुआ x के बराबर, ये हमारी टोटल लेंथ l है और यहाँ पे ये एंगल थीटा का डिफरेंस आ गया। तो यहाँ जो हमें स्ट्रेस मिल रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज नॉन एज शियरिंग स्ट्रेस, उसे हम शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये कोई बुक है,
अब इस बुक को अगर मैं यहां से इस पे फोर्स लगाऊं तो ये ऐसे आगे की तरफ हो जाएगी भाई, जब हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे तो ये ऐसे आगे की तरफ हो रही है, तो ये चेंज इन शेप हो रहा है। ये पहले यहाँ बिल्कुल सीधा था, अब फोर्स लगाने पे यहाँ पे टेढ़ा हो जाता है। जब फोर्स लगाते हैं तो एक थीटा का डिफरेंस आ जाता है, इसी को हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। चलो तो अब हम तीनों जो स्ट्रेस हमने पढ़ी है यहाँ पे, तीन चार जिसके बारे में, उनको एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा, मतलब अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और उसकी वजह से कोई डिफॉर्मेशन कॉज हो रहा है, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस में भी सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस, अगर हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है तो दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। अगर हमने फोर्स लगाया और देर इज कंप्रेशन, देर इज डिक्रीज इन द लेंथ, देन देर इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और यू कैन से द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हम फ्लूइड्स के अंदर रखेंगे, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब शेप में चेंज हो रहा है। तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद में यहाँ पे एक टर्म आती है दैट इज नॉन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या मतलब है? अब जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसके कन्फिगरेशन में चेंज आया। पहले जिसकी लेंथ L थी वो बाद में L प्लस डेल्टा L हो गई। अगर किसी की लेंथ पहले L थी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस में L माइनस डेल्टा L हो गई। इवन वॉल्यूम जो पहले V था वो V माइनस डेल्टा V हो गया। तो ऐसे करके हर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पे चेंज आता है कन्फिगरेशन में। तो स्ट्रेन क्या बताता है हमें? स्ट्रेन बताता है जो चेंज इन कन्फिगरेशन का रेशियो है ओरिजिनल कन्फिगरेशन के लिए। अभी हम लोगों ने स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेस में हमने कहा द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन। कैसे लिखा है हमने? द रेशियो ऑफ चेंज इन कन्फिगरेशन टू द ओरिजिनल कन्फिगरेशन इज नॉन एज स्ट्रेन। लिख कैसे सकते हैं? जैसे हमारे पास में ये एक स्प्रिंग थी पहले जिसका कुछ लेंथ था L के बराबर। जब हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये इसका जो लेंथ है वो हो गया हमारे पास, ये तो L के बराबर इतना तो, और आगे डेल्टा L इसमें चेंज आ गया इसके कन्फिगरेशन में। तो अगर हमें स्ट्रेन लिखना है तो स्ट्रेन कैसे लिखा जाएगा? चेंज इन कन्फिगरेशन। चेंज कितना हुआ? डेल्टा L के बराबर। ओरिजिनल कितना था? L के बराबर। तो डेल्टा L डिवाइड बाय L, दिस इज गोइंग टू गिव अस द स्ट्रेन। तो जो भी कन्फिगरेशन में चेंज हुआ है, अब जरूरी तो नहीं है कि लेंथ में चेंज होगा, हो सकता है वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो या फिर हो सकता है शेप में चेंज हो रहा हो, तो हम अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास में सबसे पहला जो टाइप ऑफ स्ट्रेन है दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब तुम इसे याद कैसे रखोगे? L स्टैंड्स फॉर लॉन्गिट्यूड एंड L स्टैंड्स फॉर लेंथ। तो मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ में कोई चेंज आया है और हमें उसका स्ट्रेन देखना है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे कि इंक्रीज इन लेंथ हुआ डेल्टा L डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर डिक्रीज इन लेंथ हुआ तो अगर डेल्टा L डिवाइड बाय L। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हमें दे देगा चेंज इन लेंथ के बारे में। देन दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में तो हम बहुत आराम से याद रख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम। तो जब भी हमने ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में रखा था तो उसके वॉल्यूम में डेल्टा V का डिफरेंस आया था। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज कितना आया? डेल्टा V के बराबर। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? V के बराबर। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हियर वी आर हैविंग द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो याद रख लेना L फॉर लेंथ, L फॉर लॉन्गिट्यूड। तो लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है दैट विल गिव अस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो डेल्टा L बाय L। दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूम में चेंज होगा तो डेल्टा V अपॉन V। देन थर्ड वी हैव शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन अगेन S स्टैंड्स फॉर शेयरिंग, S स्टैंड्स फॉर शेप। तो अगर शेप में चेंज आएगा तो उस वाली चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपके पास में AB को हमने फिक्स कर रखा है, अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है। चेंज हो रहा है तो यहाँ पे थीटा एंगल आ रहा है, दिस इज द X डिस्टेंस, दिस इज L डिस्टेंस। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम शेयरिंग स्ट्रेन को लिखेंगे, शेयरिंग स्ट्रेन विल बी इक्वल टू X अपॉन L।
ठीक है। x अपॉन एल मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। अब क्योंकि ये थीटा बहुत ही स्मॉल है तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो वेरी वेरी स्मॉल होने की वजह से हम थीटा टेन थीटा को नियरली थीटा लिख देते हैं। तो टेन थीटा को नियरली थीटा कब, जब थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटी है। यहां पे लिखते हैं आगे, ठीक है। थीटा बहुत ही स्मॉल है इसलिए टेन थीटा कैसा कंसीडर किया जाएगा, थीटा के बराबर। अब टेन थीटा थीटा हो गया, इसका मतलब थीटा विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन एल, और एक्स हमें किसके बराबर मिल गया, थीटा इंटू एल के बराबर। तो दिस इज अबाउट द शेयरिंग स्ट्रेन, ये हमारे पास में शेयरिंग स्ट्रेन आ जाएगा। चलो, तो अब हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों के बारे में पढ़ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे फिर से वही स्प्रिंग का ही एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक स्प्रिंग ले रखी है, अब जब मैं स्प्रिंग को पकड़ के खींच रही हूँ तो मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है काफी ज्यादा उसके अंदर डिफॉर्मेशन करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस ऊपर लेके जाना चाह रहा है। अब मैं उसको खींच रही हूँ, मैंने काफी सारा फोर्स लगाया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो वो स्प्रिंग वापस अपनी शेप को उसने रीगेन कर लिया। लेकिन अगर मैंने क्या किया, मैंने अब उसको नीचे खींचा और बहुत सारा फोर्स लगा दिया और काफी नीचे तक उसको डिफॉर्म करके ले गए। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, लेकिन अब वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशंस प्रोड्यूस हो गई है। आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। मतलब आप कोई भी स्प्रिंग लेना, उसको एक लिमिट तक आप स्ट्रेच करोगे और ड्रॉप कर दोगे तो वापस अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दिया तो फिर उसमें डिफॉर्मेशन कॉज हो जाती है। तो इलास्टिक लिमिट क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे पहले डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पे वो वापस अपने शेप को रीगेन कर लेता है, लेकिन उस पॉइंट के बाद में भी अगर तुमने फोर्स लगा दिया तो फिर वो कंप्लीटली डिफॉर्म हो जाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशंस आ जाएंगे। तो उस पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो बिफोर दैट लिमिट वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है और उसके इलास्टिक लिमिट के आगे जाने पे वो प्लास्टिक बिहेवियर को शो करेगा। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच इट डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म कंप्लीटली। मतलब अगर यहां तक हमने फोर्स लगाया है डिफॉर्मिंग फोर्स और अब हम उस फोर्स को रिमूव कर रहे हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर हमने इसके बियॉन्ड चले गए एंड बियॉन्ड विच इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज इंक्रीज द बॉडी लूजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म। तो ये वो एक लिमिट है, वो पॉइंट है जो डिसाइड कर रहा है कि इसके पहले पहले तक अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो इलास्टिक बिहेवियर शो होगा, लेकिन उसके बाद में एक परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा, फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकता, एंड दैट इज नॉन एज इलास्टिक लिमिट। आगे चलते हैं। नाउ देयर कम्स हुक्स लॉ। हुक्स लॉ जो है वो एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे है। तो जो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लोड देते हैं तो उसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस आते हैं। मतलब जैसे कोई स्प्रिंग है आपके पास और उस स्प्रिंग पे अगर आप वजन डाले जाओगे तो वो धीरे धीरे उसमें एक्सटेंशंस आते जाएंगे। तो जो एक्सटेंशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटेंशन प्रोड्यूस होंगे, ऐसा हुक ने बोला था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था। लेकिन बाद में जब इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च हुई तो पता चला कि ये हर तरह के डिफॉर्मेशन पे काम करता है। मतलब लेंथ में, वॉल्यूम में, किसी भी चीज में डिफॉर्मेशन हो रहा है उन सब पे एप्लीकेबल है। तो बाद में ये जो एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड वाला कॉन्सेप्ट था उसको चेंज करके यहाँ पे कहा गया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर आपको हुक्स लॉ को डिफाइन करना हो तो तुम सिंपली कह सकते हो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। दिस इज नॉन एज दी हुक्स लॉ। जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज होगा। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला हमारे पास में एक चीज मिल रही है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज नॉन एज हुक्स लॉ।
अब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हमने यहाँ पे लिखा है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करोगे वैसे वैसे डिफॉर्मेशन कॉज होगा। नाउ वी आर रिमूविंग द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखोगे जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहा जाता है इसे? वी कॉल इट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये नेचर ऑफ द मटेरियल्स के बारे में हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल है जो कितना वेट को, कितना लोड सहन कर सकता है, कितना ज्यादा वेट उठा सकता है। वो सारी जो मटेरियल्स का नेचर है उसको फाइंड आउट करने में हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए फॉर्मूला चाहिए तो दैट इज वेरी सिंपल, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। दिस इज गोइंग टू गिव अस द फॉर्मूला फॉर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे Hooke's law is what? Stress is directly proportional to strain. Then proportionality sign हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट को हम कह रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो हमें नेचर ऑफ द मटेरियल्स के बारे में बताता है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड द मैनर इन विच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड। मतलब इसको बॉडी के डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, क्या लेंथ है, क्या शेप है, क्या साइज है। ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर कैसा है और उसमें डिफॉर्मेशन किस मैनर में हुआ है, उस पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? देखो अभी अभी मैंने लिखा ई किसके बराबर है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के बराबर है। हमने स्ट्रेस की ऐसा यूनिट लिखी थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्ट्रेन की तो हमने ऐसा यूनिट लिखी ही नहीं, बट तुम देखो जो स्ट्रेन है वो क्या है? चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। तो अगर मैं स्ट्रेन की यूनिट लिखने जाऊं तो वो फॉर्मूले से मिलेगी। चेंज इन कन्फिगरेशन कितना हुआ? डेल्टा एल। ओरिजिनल कितना था? एल। डेल्टा एल क्या है? लेंथ। ये एल क्या है? ये भी लेंथ। मीटर से मीटर कैंसिल, ये कैसा हो गया? दिस इज यूनिटलेस। अगर यूनिटलेस है इसका मतलब ये डायमेंशन लेस भी होगा। तो जो हमारा स्ट्रेन होता है दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशंस नहीं है, सिर्फ जो स्ट्रेस है उसका हमारे पास में यूनिट एंड डायमेंशन है। तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज एम एल -1 टी -2। ये स्ट्रेस के बराबर ही आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा हमको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। टाइप्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो तीसरा है हमारे पास में शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमें 3 टाइप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट यंग्स मॉड्यूलस, सेकंड बल्क मॉड्यूलस, थर्ड इज आर शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें इनके जो फॉर्मूलाज हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस y से रिप्रेजेंट करते हैं हम यंग्स मॉड्यूलस को। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो डेल्टा एल अपॉन एल। अगर इसे हम लिखेंगे तो दिस विल बी एफ अपॉन ए into L upon delta L. So this will be the formula for Young's modulus of elasticity. अब यहां से हम इसका ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं, हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डिफाइन किया यंग्स मॉड्यूलस को। क्या है ये? इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
तो नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। यहां से हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो रटने का ट्राई मत करना, हमेशा समझने का, कंसेप्चुअली लिखने का ट्राई करना। हमें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डेफिनेशन पता चली, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हमने इसका फॉर्मूला रटा नहीं, हमने लिख लिया। हमने इस तरीके से लिखा तो हम कभी भी गलत नहीं होंगे। जो छोटी मोटी क्लैरिकल एरर्स होती है, मैथमेटिकल एरर्स है, वो करने से बचेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वाई लार्जर इज इट्स इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा यंग्स मॉड्यूलस होता है उतना ही ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि बहुत से ज्यादा वेट को वो क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, और उस लोड को हटाने पे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को भी रीगेन कर सकता है। या फिर तुम ऐसा मान के चलो कि बहुत सारा स्ट्रेस अप्लाई करने पर भी जो स्ट्रेन है वो बहुत ही मिनिमम आता है, तो हम उस केस में कहते हैं कि उसका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत हाई है। तो अगर हमें कोई भी ब्रिज बनाना है, कोई भी बिल्डिंग बनानी है जहां पे काफी सारा लोड हमें उठाना होता है, तो हम ट्राई करेंगे ऐसे मटेरियल्स को यूज करने का जिनका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी काफी ज्यादा हो। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा तो लोड को ज्यादा से ज्यादा उठा पाएगा और उसमें डिफॉर्मेशंस कम से कम आ पाएगी। हमने यहाँ पे लिखा है स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। देखो इलास्टिक बिहेवियर, इवन हम कहते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर ऑल्सो। रबर है हमारे पास में जिसको हम स्ट्रेच करते हैं फिर छोड़ देते हैं, वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो स्टील का जो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज ग्रेटर देन रबर, तो इसका मतलब वो ज्यादा इलास्टिक है। तो स्टील पे आप बहुत सारा फोर्स लगा दो और उसको रिमूव कर दो, वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। तो दिस इज वेरी वेरी इलास्टिक। नेक्स्ट, किस पे डिपेंड करता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? नेचर ऑफ द मटेरियल एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। हमने पहले भी बात की थी, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है और किस तरीके से, किस मैनर में डिफॉर्मेशन हुआ है उस पे डिपेंड करता है। वो उसके डायमेंशंस पे, उसकी यूनिट्स पे, उन सब पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, वाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये चीज ध्यान रखना, हम एक थर्मल स्ट्रेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होगा, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज होता है। तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। The next point is the value of y for a perfectly elastic body is infinite. तो अगर कोई perfectly elastic body है, मतलब immediately अपने original configuration को regain कर लेगी, तो उसका Young's modulus तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मतलब infinite होगा। तो ideal situation तो नहीं exist करती है, but हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे नैनो मटेरियल्स है जिनका Young's modulus बहुत ज्यादा होता है और वहां पे डिफॉर्मेशंस ना के बराबर हमें देखने को मिलते हैं, इवन ऑन अप्लाइंग अ लार्ज लोड, बहुत ज्यादा कैपेसिटी का वेट लगाने के ऊपर बाद भी। नेक्स्ट, देयर कम्स द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बल्क मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन करते हैं? हमने कहा अगर हम रेशियो लेते हैं किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का किसके साथ में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ में, तो हमें बल्क मॉड्यूलस मिल जाता है। बल्क मॉड्यूलस को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी, अब हमने कहा नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो रहा था, कम हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है, तो ये माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। अगर हम इसे लिखेंगे तो दिस विल बी एफ अपॉन वी ए इंटू डेल्टा वी। दिस इज गोइंग टू गिव अस द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया बल्क मॉड्यूलस का, ठीक है। अच्छा, अब इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे? आप यहां से यूनिट भी लिख लो। फोर्स क्या होता है, न्यूटन। वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब। एरिया कितना होगा, एरिया हमारे पास में आएगा मीटर स्क्वायर के बराबर। देन डेल्टा वी अगेन मीटर क्यूब। या फिर आप ऐसे देखो ना, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन तो वैसे ही यूनिट लेस है, तो ये दोनों तो अपने आप की यूनिट को कैंसिल आउट वैसे ही कर देंगे। यूनिट बचेगी किसकी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जो स्ट्रेस हमने लिया है उसकी, और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो बल्क मॉड्यूलस है उसकी भी यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो फिर से वही आएगा ml-1 t-2, दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला। जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रेस के लिए फाइंड आउट किया था वही हमारा आगे चलता जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेन कैसा है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। ठीक है, अगर हम रेसिप्रोकल लें बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, 1/b के बराबर। दिस इज गोइंग टू गिव अस द कंप्रेसिबिलिटी C। ये हमें कंप्रेसिबिलिटी देता है। तो कंप्रेसिबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब रेसिप्रोकल से कैसे समझेंगे, तुम ऐसे देखो, जैसे यंग्स मॉड्यूलस सॉलिड्स में होता है, बल्क मॉड्यूलस हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में रहता है। जो गैसेस हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है, उनको हम बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके एटम्स काफी दूर दूर है एक दूसरे से, और जब हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो एटम्स पास पास में आके वो कंप्रेस हो जाती है। तो जिसकी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उसका मतलब उसका बल्क मॉड्यूलस कम होगा। तो गैसेस का बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत कम होता है। फिर आ जाओ लिक्विड्स पे, लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम हो गई तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज हो गया। देन कम टू द सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में तो एटम्स बहुत पास पास में, इतने पास में है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो वो और क्या ही अपने पास में आएंगे, वो तो ऑलरेडी पास में है, तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो जिनकी कंप्रेसिबिलिटी कम, उनका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी वेरी हाई। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व्ड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल थ्री। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स का बहुत ज्यादा होता है, फिर लिक्विड्स का, फिर गैसेस का। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का उल्टा होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। अब अगर हमने बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये लिखा है तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, दिस विल बी A इंटू डेल्टा V डिवाइड बाय F डॉट V। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कंप्रेसिबिलिटी। उल्टा कर देना है हमें, जो भी लिखा है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, देन यंग्स मॉड्यूलस फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इक्वल टू इंफिनिटी। इवन जो यंग्स मॉड्यूलस है दैट इज ऑल्सो इंफिनिटी एंड बल्क मॉड्यूलस इज ऑल्सो इंफिनिटी। नेक्स्ट द थर्ड टाइप इज शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या फिर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। भाई दोनों ही कह सकते हो। शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहोगे इसका मतलब शेप में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है इसका मतलब शेयरिंग स्ट्रेन होगा। तो शेयरिंग स्ट्रेन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, किसका रेशियो लेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस का रेशियो किसके साथ में, शेयरिंग स्ट्रेन के साथ में। तो दिस रेशियो इज गोइंग टू गिव अस द शेयर मॉड्यूलस। अब इन सब में एक चीज ध्यान रखना, हम जितने भी ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं दे ऑल आर स्टडीड अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जा रहे हैं हम, इलास्टिक लिमिट के अंडर ही हम ये सारे रेशियो देख रहे हैं। तो जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस का रेशियो देखेंगे शेयरिंग स्ट्रेस से अंडर इलास्टिक लिमिट, देन दैट इज गोइंग टू गिव अस शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के साथ में इन्वॉल्व है और इसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी आइडियल लिक्विड के लिए शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, हमने कहा G किसके बराबर है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस किसके बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। अब शेयरिंग स्ट्रेन हमने क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। तो हम यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, थीटा। तो G कितना आ जाएगा, G विल बी इक्वल टू F अपॉन A थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और यू कैन से शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, F अपॉन A डॉट थीटा। इसको ध्यान रखना, ये हमने थीटा लिया है, tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सॉलिड्स आर मोर इलास्टिक एंड गैसेस आर लीस्ट इलास्टिक, क्योंकि गैसेस ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, सॉलिड्स लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं। सॉलिड्स में यंग्स मॉड्यूलस भी होगा, बल्क मॉड्यूलस भी होगा और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी होगा। वहीं फ्लूइड्स के पास में सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है। फ्लूइड्स हैव ओनली बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप पढ़ना है किसी भी वायर के लिए, तो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक बार नया कर्व बना रही हूँ, ये व्हाइट बैकग्राउंड में है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है।
जब ओरिजिन से हम इसे ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ओ से ए तक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलता है। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वाई एक्सिस वी आर हैविंग स्ट्रेस, ऑन एक्स एक्सिस इट इज स्ट्रेन। ओके, अब ओ से ए तक हम लोगों को क्या मिल गया, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल गया। तो मतलब ओ से ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हमें यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए तो हम सिंपली स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो इसका स्लोप है वो हमें क्या दे देगा, दैट इज गोइंग टू गिव अस द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये मिल जाएगा हमें। अब देखो, अब ए से जब हम यहाँ पे बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो बी पॉइंट को कहा जा रहा है इलास्टिक लिमिट, वी कॉल इट इलास्टिक लिमिट। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इलास्टिक लिमिट के बारे में पढ़ा था कि ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे पहले तक डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने पे ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है, लेकिन इस इलास्टिक लिमिट के बाद में अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे तो हमें वापस से हमारा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता। तो इसलिए इलास्टिक लिमिट हमें यहाँ पे बी पे मिल गई, और उसके बाद में हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है सी, जिसे हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। हम इसे यील्ड पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सी पॉइंट पे अगर हम फोर्स नहीं भी लगा रहे हैं, स्ट्रेस नहीं भी दे रहे हैं, तो भी हमें यहाँ पे एक स्ट्रेन दिखाई दे रहा है, और वो सी और डी वाले रीजन में देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा और आगे चलें हम इसमें, तो डी पॉइंट के बाद में हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का कर्व मिलता है। दिस इज पॉइंट ई एंड हियर वी हैव द पॉइंट एफ। जो ई पॉइंट है उसे हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। दिस इज नॉन एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। और जो एफ पॉइंट है दिस इज नॉन एज फ्रैक्चर पॉइंट, और यू कैन से द ब्रेकिंग पॉइंट। सो दिस इज द कर्व विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। सबसे पहले ओ से ए तक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हमें एक लीनियर ग्राफ मिल गया। अगर हम इसका स्लोप लेंगे तो हमें मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहली बात, अगर हम बी पॉइंट तक जाते हैं और बी पॉइंट पे अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो हम वापस बी ए ओ वाला पाथ कवर कर लेंगे। तो बी ए ओ वाला पाथ हमारा रिट्रेस हो सकता है अगर इलास्टिक लिमिट बी से पहले डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया। लेकिन अगर बी पॉइंट जहां पे इलास्टिक लिमिट हमने ले रखी है उसके बाद भी हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखा है, तो अब एक परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम वापस इलास्टिक रेंज में नहीं आ पा रहे हैं, अब हम वापस अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हम बी से फर्दर इसको आगे लेके जाते हैं, जैसे सी पॉइंट तक ले गए, अगर सी पॉइंट पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, अब हमें यहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट मिल जाएगा। इसे हम ओ डैश बोल देते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज परमानेंट सेट, डिफॉर्मेशन सेट, ओ डैश के बराबर। तो मतलब बी के बाद में अगर डिफॉर्मेशन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफॉर्मेशन रहेगा ही रहेगा, वो कभी भी वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएगा। अब हमने कहा चलो हम बी पॉइंट के बाद सी पे चले गए, सी यील्ड पॉइंट है, वहां के बाद में ये अपने आप फ्लो में जा रहा है, हम स्ट्रेस अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी देयर इज सम स्ट्रेन दैट इज सीन। अब डी पॉइंट के बाद में ये जो हमारे पास में सी पॉइंट है, अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे दिखाऊं सी डैश से, तो जो हमारा ओ सी डैश है ये हमें क्या देता है, दिस गिव्स अस यील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज गोइंग टू गिव अस यील्ड स्ट्रेंथ। हम सी से डी पॉइंट पे चले गए, डी पॉइंट से जब हम ई पॉइंट पे जाते हैं तो ई पॉइंट को कहा जाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया। अगर हम इसके बाद में भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो फिर हमारा एफ पॉइंट अचीव हो जाता है। एफ पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब आपके पास में एक स्प्रिंग है,
उस स्प्रिंग को आपने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, एक टाइम तक तो ऐसा होगा कि आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी, लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उसमें हल्का सा डिफॉर्मेशन आ गया। लेकिन अगर आप उसको खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा जब वो स्प्रिंग टूट जाएगी, और जहां पे, जिस पॉइंट पे वो टूटेगी उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब आपको यहाँ पे एक इलास्टिक रीजन मिल रहा है जो बी पॉइंट तक हमें मिल रहा है, बी पॉइंट तक के रीजन को हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन, और बी के बाद वाला जो हमारा रीजन है इसे कहा जाता है प्लास्टिक रीजन। ये जो कर्व है, इस कर्व की हेल्प से हम नेचर ऑफ द मटेरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेचर ऑफ द मटेरियल कैसे पता करेंगे? अगर बी पॉइंट के बाद में हमें अच्छी खासा एक प्लास्टिक रीजन मिल रहा है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है दिस इज अ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मतलब जिसको स्ट्रेच करके वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इफ आफ्टर बी हमें फ्रैक्चर पॉइंट काफी दूर मिला और बी के बाद में हमें काफी बड़ा सा एक प्लास्टिक रीजन मिला, इसका मतलब ये कैसा है? ये एक डक्टाइल मटेरियल है। लेकिन वहीं अगर बी के जस्ट बाद में, हमने यहाँ पे बी पॉइंट लिया है और इस बी पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ पे ई पॉइंट आ गया और यहीं पे एफ पॉइंट आ गया, और बहुत ही छोटा सा हमारा प्लास्टिक रीजन है और बी के जस्ट साथ में सटा हुआ ही फ्रैक्चर पॉइंट है, तो वैसे मटेरियल्स को हम ब्रिटल मटेरियल्स कहते हैं। मतलब थोड़ा सा ही हम और ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो टूट के बिखर जाएंगे। जैसे कि कांच होता है, कांच पे अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो वो टुकड़े टुकड़े होके ऐसे बिखर जाता है, तो दैट इज ब्रिटल। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास एक लोहे का वायर है, हम उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो काफी लंबा एक वायर हमें दे देता है। तो अगर बी पॉइंट के बाद में फ्रैक्चर पॉइंट काफी दूरी पे है, प्लास्टिक रीजन काफी बड़ा है, तो डक्टाइल मटेरियल होगा। अगर बी पॉइंट के बाद फ्रैक्चर पॉइंट पास में ही आ गया और प्लास्टिक रीजन बहुत ही छोटा सा है, तो उस केस में हमारे पास में आता है ब्रिटल मटेरियल्स का केस। तो ऐसे करके हमने इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व को देख के मटेरियल्स के नेचर के बारे में पता कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे एक थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल और प्रेजेंट है जिसे हम इलास्टोमर्स कहते हैं। इलास्टोमर एग्जैक्टली ये वाला जो डायग्राम है इसको फॉलो नहीं करते हैं। इलास्टोमर किस तरह का हमें डायग्राम देंगे, जो हम कर्व देखेंगे इसके बीच में कुछ ऐसा कर्व हमको इलास्टोमर्स का मिलता है। अगेन दिस इज द कर्व बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट के बाद में आप लोगों को कोई भी प्लास्टिक रीजन नहीं मिल रहा। तो इलास्टोमर्स के केस में हमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं मिलता है, यहाँ पे इलास्टिक रीजन काफी बड़ा होता है और ये हुक्स लॉ को नियरली फॉलो भी नहीं करता। आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही, इसका मतलब स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये इलास्टोमर्स का ग्राफ है जिसमें इलास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होगा, प्लास्टिक रीजन नहीं होगा। अब इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इलास्टोमर के? जैसे रबर है, रबर इज एन इलास्टोमर। दूसरा, हमारी बॉडी में एक एरोटा होती है, एरोटा का एक टिश्यू होता है इलास्टिक टिश्यू, दैट इज ऑल्सो एन इलास्टोमर। तो इनका यही है कि इनका इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, हम इनको काफी दूर तक स्ट्रेच कर सकते हैं और इनका कोई प्लास्टिक रीजन नहीं मिलता है। ब्रेकिंग पॉइंट बी पॉइंट के पास ही आ जाता है, तो सीधा फिर ब्रेकिंग पॉइंट ही आएगा इलास्टिक रीजन के बाद में। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। पहला डक्टाइल, if on applying the force the material can be converted into thin wires, then we call the material a ductile. Then second is brittle, if on applying force the object cannot be converted into thin wires and it scatters, or you can say it breaks down, then we call it brittle material. इलास्टोमर्स क्या हो गए? इलास्टोमर्स हो गए हमारे जिनका इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा, elastic region is very large, plastic region absent है, plastic region is absent,
ठीक है, डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, रबर एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा, इलास्टिक टिश्यू ऑफ एरोटा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रेकिंग फोर्स एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं अपन। नाउ देयर कम्स इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट से हमारा क्या मतलब हुआ, सर आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास में कोई रबर बैंड होता है, जो हम बाल बनाते टाइम चोटी में जो रबर बैंड लगाते हैं, उसको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। उस रबर बैंड को अगर हम बहुत तेजी तक बहुत सारा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के ऐसे स्ट्रेच कर दें और फिर उसको रख दें, तो वो क्या होता है, काफी धीरे 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 वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आता है। उसको हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। क्या कैसे डिफाइन करेंगे, द टेम्पररी डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय इलास्टिक बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। मतलब इमीडिएटली वो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में तुरंत नहीं आया। भाई आपने थोड़ा सा स्ट्रेच किया छोड़ दिया तो वो तुरंत आ जाएगा, लेकिन आपने काफी ज्यादा उसको स्ट्रेच कर दिया और काफी लंबे टाइम तक स्ट्रेच करके रख रखा है, और फिर आप देख रहे हो कि अब कितना टाइम लगता है, आपने छोड़ दिया, तो फिर वो धीरे 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 आराम से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आता है। तो इसको कहते हैं हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब यहाँ पे एक टर्म और आती है, दैट इज नॉन एज इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग का क्या मतलब है, अगर कंटिन्यूएशन में डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, अब हम फिर से वही जो हमारा रबर बैंड होता है चोटी में बना बांधने वाला, उसी को लेके चल रहे हैं। अगर हम उस पर कंटिन्यूअसली डेली एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है, वो एट द एंड उसकी इलास्टिसिटी ना बहुत डिक्रीज हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम रबर बैंड को कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं तो फिर वो वापस अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आता, वो काफी ज्यादा स्ट्रेच आउट हो जाता है। तो जहां पे पहले उसका साइज छोटा होता है, फिर वो काफी बड़ा साइज हो जाता है, फिर हमें नया रबर बैंड खरीदना पड़ता है। तो इसे कहते हैं इलास्टिक फटीग। तो इलास्टिक फटीग को डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वो बॉडी जिसकी वजह जिसमें क्या होता है, इट्स बिहेवियर बिकम्स लेस इलास्टिक अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्सेस। मतलब हम कंटिन्यूएशन में रिपीटेटिवली उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गई हैं, वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। On stretching and releasing the rubber band again and again, its elasticity is lost due to elastic fatigue. तो जो भी हमारा इलास्टिक रबर होता है उसमें हमें ये इलास्टिक फटीग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगी, क्योंकि हमें इसमें जो क्रेन में हम वायर्स लेते हैं उनका क्या डायमीटर होना चाहिए, कितना थिकनेस होना चाहिए, या फिर जब ब्रिज बनाते हैं तो वहां पे शेप्स किस तरीके की यूज की जाती है, माउंटेन्स का जो हाइट है वो कैसे हम इलास्टिसिटी से पता कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें जिनको मैथमेटिकली हमें प्रूव करना होगा। जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, इन सब चीजों को मैं एक बार आप लोगों को मैथमेटिकली प्रूव करके बताना चाहती हूँ। तो अगर आज की क्लास में करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं इसको एक बार अलग से कवर कर लूंगी। आज हमारी क्लास हो जाएगी उसके बाद में। तो जैसे डिजाइनिंग ऑफ ब्रिज, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे हमें काफी सारी चीजों को, बकलिंग वगैरह उन सब के बारे में देखना होगा। देन होलो शाफ्ट जो होता है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द सॉलिड शाफ्ट। इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के जो पाइप्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे वो खंबे जिन्हें हम बोलते हैं, वो होलो रखते हैं, हम उनको सॉलिड नहीं रखते, क्योंकि जो होलो ये रहेंगे शाफ्ट होते हैं, दे आर much stronger than solid shaft of the same material. Then maximum height of mountain, तो इसको भी हम मैथमेटिकली निकालेंगे।
Then thickness of the metallic rope used in the crane in order to lift a given load is decided from the knowledge of elastic limit of the material of the rope and the factor of safety. तो इसको भी मैथमेटिकली प्रूव करके सारी चीजें यहाँ पे बात करेंगे हम इसके बारे में भी कि एक सिंगल रोप का यूज करना है या मल्टीपल रोप्स रहेंगी, क्या डायमीटर रहेगा. तो ये एक डिटेल्ड हमारा एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी हम अलग से कवर करेंगे. आगे चलते हैं. नाउ वी हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई लेंथ L का वायर है, अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वी आर अप्लाइंग सम वर्क, और जो वर्क हम उसको स्ट्रेच करने में अप्लाई कर रहे हैं वही वर्क क्या कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसके जो अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है उनके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो वो वर्क उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ वायर जिसका रेडियस है r के बराबर और लेंथ है L के बराबर. अभी हमने इसके ऊपर फोर्स 0 लगा रखा है, तो ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है. अब अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, और लेंथ इंक्रीज हो गया किससे, डेल्टा L से. यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो गया, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम A ले लेते हैं, एंड F फोर्स हमने यहाँ पे लगाया है. जो फोर्स लगाया उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा L के बराबर, मतलब हमने वर्क डन किया, और वही वर्क डन कैसे स्टोर हो गया उस वायर के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी. अब हम पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यही वर्क डन है. वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर. अब यहाँ पे फोर्स कितना है, अगर हम एक एवरेज फोर्स लें तो स्टार्टिंग में 0 था, फिर हमारा फोर्स F था, तो एवरेज फोर्स हमारे पास में आ गया F/2 के बराबर, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू डेल्टा L. तो हम यहाँ पे वर्क डन लिख सकते हैं F/2 इंटू डेल्टा L. दिस इज द वर्क डन एंड दिस इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी. अब इसको आगे लिखते हैं, U इज इक्वल टू वर्क डन, दिस इज इक्वल टू F/2 इंटू डेल्टा L. हम यहाँ पे एक छोटा सा असम्पशन लेंगे, हम इस पर्टिकुलर टर्म को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे. वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ के बराबर. तो अगर हमने यहाँ पे जो ले रखा है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L के बराबर है, तो हमें वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया. अब हम इसे रीअरेंज करते हैं. रीअरेंजमेंट पे आप देखो 1/2 को हमने अलग ले लिया, फोर्स लिया, फोर्स के नीचे इस एरिया A को लिखा, फिर डेल्टा L हमने ऊपर लिखा, नीचे ये स्मॉल l लिख दिया, इनटू एरिया इंटू L लिख दिया. जो स्मॉल l है इसको कैपिटल L लिख देती हूं मैं, A इंटू कैपिटल L, A इंटू कैपिटल L. ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हुआ. रीअरेंजमेंट के बाद हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू, अब ये फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज स्ट्रेन, एंड एरिया इनटू लेंथ, दिस इज वॉल्यूम. ये एक टर्म है जो हम लोगों को यहाँ पे मिल गई. अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें तो वी कैन सिंपली राइट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें कितना मिल जाएगा, 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला जो हम लोगों को मिला है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये जो वॉल्यूम था उसको हम उधर ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी भी कह रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. अब इसी में थोड़े से और रीअरेंजमेंट करके हम इसका एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं. जैसे हम लोगों को पता है यंग्स मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के बराबर होता है. अगर मुझे यहाँ से स्ट्रेस चाहिए तो आई कैन सिंपली राइट यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन. ये जो स्ट्रेस है इक्वेशन नंबर 1 वाला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देती हूँ. जब इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू विल बी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 1/2 यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन.
अब यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन. So this will be another formula for the potential energy per unit volume of a wire. तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन नाम के एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे हम ये रेशियो दे रहे हैं. अब इन्होंने क्या कहा कि जब भी हम किसी एल लेंथ के वायर को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होती है बट उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है. तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं हम कि हमारे पास में एक कोई वायर है, ये जो वायर है इसकी लेंथ एल के बराबर है और यहाँ पे जो रेडियस है वो आर के बराबर है. अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने पे क्या होगा, इसकी जो रेडियस है वो तो डिक्रीज होती जाएगी और इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज होता जाएगा. तो हमें यहाँ पे दो स्ट्रेन देखने को मिलते हैं. एक है चेंज इन लेंथ जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. दूसरा देखने को मिल रहा है चेंज इन रेडियस जिसे हम बोल रहे हैं लेटरल स्ट्रेन. तो लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन ये किसके बराबर होगा, चेंज इन रेडियस. हमने कहा फॉर एग्जांपल रेडियस में चेंज डेल्टा आर के बराबर आया. अब क्योंकि रेडियस में डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो लेटरल स्ट्रेन क्या आ गया, माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय आर, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन. ओरिजिनली इसकी रेडियस आर थी, चेंज कितना आया, डेल्टा आर के बराबर आया और डिक्रीज है इसलिए नेगेटिव साइन हमने लगा दिया. अब बात आती है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये होगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. अगर हम लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कर दें तो ये हमें देता है पॉइजन्स रेशियो जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सिग्मा इज पॉइजन्स रेशियो. क्या कहता है ये, दिस इज लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. लेटरल स्ट्रेन किसके बराबर, डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किसके बराबर है, सॉरी लेटरल किसके बराबर है, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइड बाय डेल्टा एल अपॉन एल. सिंप्लीफाई करेंगे माइनस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू एल अपॉन डेल्टा एल. सो दिस विल बी द पॉइजन्स रेशियो. दिस इज पॉइजन्स रेशियो. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है. पॉइजन्स रेशियो सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा. और हम सबको पता है अगर हम किसी भी चीज को ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो रेडियस कम होगा, लेंथ इंक्रीज होगी. आप कोई आपके पास में ऐसे क्यूबिकल कोई चीज हो उसको भी अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा, विड्थ कम हो जाएगा. तो एक तरफ से डिक्रीज होगा, एक तरफ से इंक्रीज होगा. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस. ये यंग्स मॉड्यूलस है, ये बल्क मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है और सिग्मा क्या है, द पॉइजन्स रेशियो. तो हमें y, b, g और सिग्मा इनके बीच में रिलेशन देखना है. अब ये रिलेशंस हमारी हेल्प करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस को जल्दी करने में. अगर हमें ये रिलेशन पता होता है तो हम बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही क्विकली कर पाते हैं. तो हमारे पास मेनली यहाँ पे ये 4 रिलेशन है जो हमें याद रखने होंगे. इनको याद रखेंगे तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. एंड दीज रिलेशंस गिव्स द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन्स रेशियो. तो ये 4 हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर कम्स थर्मल स्ट्रेस. थर्मल स्ट्रेस का मतलब है अगर हम किसी वायर के दोनों पॉइंट्स को फिक्स कर दें और फिर उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वहां पे एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दैट इज नॉन एज थर्मल स्ट्रेस. और फिर से वही थर्मल स्ट्रेस है तो फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, अभी इसको अगर हम मतलब थर्मल जो कोफिशिएंट्स है उनकी फॉर्म में लिखेंगे तो एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है, दैट इज y इंटू थर्मल कोफिशिएंट
इनटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो ये हमें थर्मल स्ट्रेस का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज द अनदर फॉर्मूला फॉर थर्मल स्ट्रेस, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेज वाले केस में क्या हो जाएगा, ये दिस विल बिकम बी इंटू गामा इंटू डेल्टा थीटा। तो सॉलिड्स के केस में हम यंग्स मॉड्यूलस ले रहे हैं, गैसेस के केस में मतलब हमने कोई एक कंटेनर लिया, उसके अंदर गैस है, फिर उसमें टेम्परेचर का कोई चेंजेस आ रहा है, तो किस तरीके से वहां थर्मल स्ट्रेस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट गामा इंटू डेल्टा थीटा। यहाँ पे जो अल्फा है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, और जो गामा हमने लिया है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। Y is Young's modulus, B is bulk modulus, delta theta is the change in temperature। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनका भी हमें ध्यान रखना है whenever there is case of thermal stress। थर्मल स्ट्रेस के बाद में बात आती है इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखो कंप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था, कि बल्क मॉड्यूलस का जो ऑपोजिट होता है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। मतलब आप 1 बाय बल्क मॉड्यूलस कर दो तो दैट विल गिव यू कंप्रेसिबिलिटी। तो हमें यही देखना है कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड है उसके ऊपर कंप्रेशन का क्या इफेक्ट है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसका लॉग ले लें तो हमें मिलेगा लॉग रॉ इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग v। मैंने यहाँ पे log का आइडेंटिटी लगाया 1/v वाला, इसलिए मैंने इसको m माइनस लॉग v लिखा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो डिफ्रेंशिएट करने पे ये मिल जाएगा मुझे डेल्टा रो अपॉन रो, दिस इज इक्वल टू m तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस डेल्टा v अपॉन v। तो यहाँ से हमें एक टर्म मिल गई जो क्या कह रही है, वो कह रही है डेल्टा p अपॉन रॉ अपॉन रॉ, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा v अपॉन v। हमें रिलेशन चाहिए कंप्रेसिबिलिटी के केस में। अब कंप्रेसिबिलिटी किससे रिलेटेड है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है हमारे पास b इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। कितना आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर लिख देते हैं, प्रेशर इंटू v डिवाइड बाय माइनस डेल्टा v, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करें तो चेंज करने पे ये क्या हो सकता है, माइनस डेल्टा v डिवाइड बाय v इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन b। तो ये जो टर्म है हमारी माइनस डेल्टा v अपॉन v, क्या हम इसको डेल्टा p अपॉन b लिख सकते हैं, ये चेंज इन प्रेशर, ठीक है, ये लिख देते हैं। तो हमारे पास में क्या बन गया, ये वी हैव गॉट डेल्टा रॉ अपॉन रॉ, दिस इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन b, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, हमने कंप्रेसिबिलिटी की टर्म्स में यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। अच्छा, डेल्टा रो क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी। चेंज इन डेंसिटी को हम लिख सकते हैं, चेंज इन डेंसिटी कैन बी रिटन एज जो फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, तो दिस विल बिकम माइनस डिवाइड बाय रॉ, दिस इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन b। हम रॉ डैश माइनस रॉ, दिस इज इक्वल टू रॉ डेल्टा p अपॉन b। रॉ डैश विल बी इक्वल टू रॉ डेल्टा p अपॉन b प्लस रॉ, यहां से हम रॉ को कॉमन ले लेते हैं तो दिस विल बिकम 1 प्लस डेल्टा p अपॉन b। ठीक है, क्या हम 1/b को कंप्रेसिबिलिटी c लिख सकते हैं क्या, तो हम यहाँ पे जो ये 1/b है इसको कंप्रेसिबिलिटी c लिखेंगे, तो हमें जो नया जो चेंज इन डेंसिटी दिखाई देगा दैट विल बी 1 प्लस कंप्रेसिबिलिटी को मैं k से रिप्रेजेंट कर रही हूँ डेल्टा p। सो दिस विल बी द इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास में इफेक्ट आ जाएगा। तो हमने सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया,
ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो आज की क्लास में हमने कवर कर लिए हैं। बस एक जो एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में करवाना चाह रही हूँ, इसलिए वो मैंने एक टॉपिक रखा है जो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। उसके बाद में रहते हैं हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए इनको करना। और बहुत सारे बच्चे कह भी रहे थे कि कुछ पीवाईक्यूज भी अपने को कर लेंगे, तो थ्योरी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इजी हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूंगी कि पहले हम एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी कवर करें, उसके बाद में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, ताकि हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स काफी हद तक क्लियर हो जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।